अब आज जिस केस की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो केस अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे खौफनाक केसेस में से एक है। ये केस आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था, लेकिन इसके किस्से आज भी बहुत सारे लोगों के जुबान पे हैं, क्योंकि ये था ही कुछ इस टाइप का केस। अब मेनली ये केस फेमस है अपने कातिल की वजह से, क्योंकि ये कातिल बहुत अजीब किस्म का था। ये कातिल अमेरिकन और इटालियन फैमिलीज को अपने कुल्हाड़ी या और दूसरे हथियारों से निशाना बनाता था और कोई ना कोई क्लू छोड़कर वहां पे जाता था। इसने पूरे तरीके से पुलिस और पब्लिक में अपनी दहशत फैला दी थी। इसके अजीब से मैसेजेस ने सबको परेशान करके रखा हुआ था, जबकि उसका मकसद कभी भी किसी के समझ नहीं आया। कुछ लोग ये समझते थे कि वो कोई नॉर्मल इंसान है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि वो कोई और ही चीज थी। तो चलिए, अगर आज की कहानी इतनी बेहतरीन है तो अब मैं आप लोगों को और वेट नहीं करवाता हूं। अब हमारी आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है न्यू ऑरियंस, और ये शहर आता है यूएसए के स्टेट लुसियाना में। अब ये शहर बसा हुआ है मिसिसिपी रिवर के पास और वहीं से नजदीक है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और प्रेजेंट में इस शहर में लगभग 3.6 लाख लोग रहते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 23 मई साल 1918 को। टाइम था सुबेरे का। जोसेफ मैगियो एक इटालियन ग्रोसर और उनकी पत्नी कैथरीन को उनके घर में सोते हुए अटैक किया गया था। अब ये घर था अपर लाइन और मंगोलियन स्ट्रीट पर। कातिल ने उनका गला एक स्ट्रेट रेजर से काटा था और फिर उनके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया था। अब जब जोसेफ के भाई जेक और एंड्रयू उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो उन्होंने तुरंत मदद बुलाई। जोसेफ अभी जिंदा थे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। कैथरीन तो पहले ही मर चुकी थी। जब पुलिस वहां पे आती है तो वहां पे खून से लथपथ कपड़े मिलते हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि भागने से पहले कातिल ने अपने कपड़े बदले थे। अब होता यूं है कि रॉबरी को तो तुरंत ही रूल आउट कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा और ज्वेलरी बिल्कुल अनटच्ड थे। अब जिस हथियार यानी जिस रेजर से इन दोनों को मारा गया था वो एंड्रयू मैगियो के पास मिलता है, जो जोसेफ का भाई था और एक बार्बर शॉप का मालिक भी था। और इसकी वजह से केस में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। एंड्रयू तुरंत ये मान लेता है कि 2 दिन पहले वो इस रेजर को अपने पास ले आया था। पुलिस एंड्रयू को शक की निगाहों से देख रही थी, लेकिन एंड्रयू कंटिन्यूसली डिनाई कर रहा था कि उसने अपने भाई और उनकी पत्नी को मारा था। उसने अपने बचाव में एक बात बोली कि उसने एक अजीब से आदमी को, जिसको वो नहीं जानता था, अपने घर के आसपास कई बार कई दिनों से देख रहा था। अब क्राइम सीन के पास ही एक अजीब सा मैसेज जो कि चौक से लिखा गया था, और वो मैसेज था मिसेस जोसेफ मैगियो विल सेट अप टुनाइट जस्ट राइट मिसेस टोनी। अब ये अजीब सा मैसेज तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने कड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन जो भी हो, इस केस की वजह से पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। अब 27 जून साल 1918 को एक ग्रोसर जिनका नाम लुइस बेसेमर था और उनकी मिस्ट्रेस हैरियट लोवे के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक होता है। बेसेमर का स्कल फ्रैक्चर होने तक उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था और हैरियट के कान के पास एक हैचेट का घाव था। बाथरूम में लुइस की अपनी कुल्हाड़ी मिली। पुलिस ने लुइस ओबिकोन नाम के एक आदमी, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन एम्प्लॉय था, उसको अरेस्ट किया, लेकिन एविडेंस न होने की वजह से उनको उसको छोड़ना पड़ा। पहले रॉबरी का थोड़ा बहुत शक हुआ, लेकिन कोई भी चोरी वहां पे नहीं हुई थी। अब लुइस बेसेमर की मिस्ट्रेस हैरियट ने डिसओरिएंटेड स्टेट में कहा था कि एक आदमी, जो कि शायद अफ्रीकन अमेरिकन था, उन्होंने ही उन पर हमला किया था, लेकिन उसका स्टेटमेंट पता नहीं कैसे डिसमिस कर दिया गया था और इसका रीजन किसी को भी कभी समझ ही नहीं आया था। अब बेसेमर के घर से सर्च होने पर जर्मन, रशियन और यिदिश लेटर मिलने पर उस पे जर्मन स्पाई होने का शक हुआ। केस तब और सीरियस हो गया जब हैरियट लोवे ने अपनी मौत के बेड पर बेसेमर को अटैक का जिम्मेदार बताया। बेसेमर को मर्डर का दोषी माना गया और 9 महीने के लिए जेल भेजा गया, लेकिन बाद में उसे वहां से छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे 2 चीजें बहुत ज्यादा अजीब थी। पहली चीज ये कि हैरियट इतने दिनों से ये सारी चीजें छुपा क्यों रही थी, और तो और अपनी मौत का इंतजार क्यों किया। वो पहले भी तो उनका नाम ले सकती थी, यानी बेसेमर का नाम वो तो पहले भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का वेट किया और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। अब पर्सनली मेरा ये मानना है कि मौत नजदीक होने पर या फिर कोई बंदा अगर डेथ बेड कन्फेशन पे है तो वहां पे कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा।
या ये भी हो सकता है कि उनको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है। और दूसरा सवाल ये है कि चलिए अगर मान भी लिया कि उनकी हत्या बेसेमर ने करी थी, तो सिर्फ 9 महीने की जेल, ये चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 5 अगस्त साल 1918 को। 28 साल के एना शिंडर, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, अपने घर में सो रही थी और तभी उन पर एक भयानक सा अटैक होता है। उनके सर पर बार बार वार किया गया था, जिसकी वजह से उनका स्कैल्प कट गया था और चेहरा खून से भर गया था। उनके पति एड शिंडर जब रात को वो वापस काम से घर पर आए तो उन्होंने ये सीन देखा था। आना तब जिंदा थी, लेकिन उसे कुछ ज्यादा याद नहीं था। पुलिस को घर में फोर्सफुल एंट्री के कोई भी निशान नहीं मिले थे और सिर्फ 6 या $7 एड के वॉलेट से गायब थे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स ने एक लैंप को वेपन माना। अब जेसफ ग्लीसन नाम का एक आदमी, उसको कन्विक्ट किया गया और इसी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन एक बार फिर से एविडेंस की कमी होने की वजह से उनको पुलिस वालों को छोड़ना पड़ा। अब देखिए, पुलिस जी तोड़ मेहनत तो कर रही थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को लगातार कंटिन्यू रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा उनके हाथ लग भी रहा था तो उसके खिलाफ कोई भी तगड़ा एविडेंस नहीं था उनके पास। अब मैं आप लोगों को उस डेट से सिर्फ 5 दिन बाद लेके जाता हूँ, यानी 10 अगस्त साल 1918 को। जोसेफ रोमानो, एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी भतीजे के साथ रहते थे। एक्समैन का अगला शिकार यही इंसान बने। पॉलिन और मैरी ब्रूनो, जो कि उनकी भतीजी थी, उन दोनों ने ही जोसेफ को ब्लीडिंग स्टेट में देखा था, लेकिन उन्होंने उस खूनी की एक थोड़ी सी यानी छोटी सी ग्लिम्स भी देखी थी और उस पर उन्होंने ये बताया था कि एक काला आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा पतला था और तो और वो काले कलर के सूट में था और उसने एक हैट पहनी हुई थी। जब ये आदमी भाग रहा था तो पॉलिन और मैरी ने उनको देख लिया था। जोसेफ को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब घर में इतना केस हुआ, लेकिन एक बार फिर से किसी भी तरीके की चोरी नहीं हुई थी। बैकयार्ड में एक ब्लडी एक्स मिला और बैक डोर खुला हुआ था। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जोसेफ को उस ब्लडी एक्स से ही मारा गया था और पीछे वाले दरवाजे से वो पतला आदमी घर के अंदर आया था। पुलिस एक बार फिर से कुछ भी नहीं कर पाती। अपनी कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ न्यू ऑरियंस के लोग, इन सभी लोगों के अंदर उस एक्समैन का दहशत लगातार बढ़ता जा रहा था। अब 3-4 महीने के अंदर ये चौथा हमला था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ही टाइम के लिए ये हमले अपने आप रुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 19 मार्च साल 1919 को। एक इटालियन इमिग्रेंट जिनका नाम था चार्ल्स कॉर्टिमिग्लिया, वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे और उनकी फैमिली में थी उनकी वाइफ रोसी और उनकी एक छोटी बेटी मैरी, और ये लोग रहते थे ग्रेटना लुशियाना में। अब एक रोज इनके घर से बहुत ही तेजी से आवाज आने लगती है, तो उनके पास में एक ग्रोसर थे जिनका नाम था लॉर्लैंडो जोर्डानो, और तुरंत ही ये कॉर्टिमिग्लिया फैमिली के घर के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां उनको ये पता चलता है कि इस फैमिली के ऊपर एक्समैन ने अटैक कर दिया था। अब चार्ल्स और रोजी को तो स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन उनकी बेचारी छोटी बच्ची मैरी मौकाए वारदात पे मर जाती है। जब एक्समैन उन पे वार कर रहा था तो मैरी अपनी माँ के गोदी में थी, लेकिन एक्समैन इतनी बुरी तरीके से वार कर रहा था कि मैरी का बैक बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और इसीलिए उनकी डेथ हो गई थी। एक बार फिर से घर में किसी भी तरीके की कोई भी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन घर का पीछे वाला दरवाजा खुला था और ये माना जा रहा था कि एक्समैन घर के पीछे वाले दरवाजे से ही घर के अंदर आया था। अब होता यूं है कि चार्ल्स 2 दिन बाद हॉस्पिटल से रिलीज हो जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ अभी भी डॉक्टर के पास रहती है। अब होता यहाँ पे यूं है कि जब रोजी होश में आती है तो वो ये क्लेम करने लगती हैं कि जोर्डानो और उनका 18 साल का बेटा ये सारे अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन एक चीज गौर फरमाने वाली थी कि जोर्डानो की एज 69 ईयर्स की थी और उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी, और उनका बेटा जो कि 6 फीट से ज्यादा लंबा था और उनका वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा था, और उनका उस पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब चार्ल्स अपनी वाइफ के क्लेम से अग्री नहीं करते थे,
क्योंकि वो जानते थे कि ऑरलैंडो और उनका बेटा फ्रैंक कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अब एक बार फिर से किसी भी तरीके की पुलिस केस में औरत की ही बात मानी गई। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, जब रोजी के इस बयानों पे ऑरलैंडो और उनके बेटे फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया गया और उनको गिल्टी भी प्रूव कर दिया गया। यहाँ तक कि फ्रैंक को तो फांसी पे लटकाने की सजा सुना दी गई और उनके पिता पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा उनको मिल गई। अब आप सोचिए कि आप अपने पड़ोसी की मदद करने उनके घर पे जाते हैं। उनके घर पे मतलब मान लीजिए कि कोई अटैक हुआ या कोई चोर घुस आया, अब आप उनको सपोर्ट करने जाएं, उनकी मदद करने जाएं, उनकी जान भी आपने बचाई वक्त पे हॉस्पिटल ले जाके या फिर एम्बुलेंस को फोन करके, और उल्टा जब वो होश में आए तो वो आप ही को फंसा दे और आपको जेल हो जाए। यही चीज यहाँ पे हुई थी। अब चार्ल्स अपनी बीवी रोजी से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने तुरंत ही इस ट्रायल के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। लेकिन 1 साल बाद रोजी ने यह एडमिट कर लिया कि उन्होंने फ्रैंक और उनके पिता ऑरलैंडो पे जो भी आरोप लगाए थे वो झूठे थे, और इसी की वजह से ऑरलैंडो और उनके बेटे बच जाते हैं। आगे रोजी ने यह बताया कि वो ऑरलैंडो और उनके बेटे फ्रैंक से इतना ज़्यादा जलती थी, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था इन दोनों के ऊपर, इसीलिए उन्होंने इन दोनों के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। और ये चीज़ मानने के बावजूद भी रोजी के ऊपर किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगाए गए थे। अब इन सभी घटनाओं के बाद 13 मार्च साल 1919 को एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था टाइम्स पिक्यानो, उनको एक बहुत ही भयानक लेटर मिलता है और इस लेटर को लिखा था एक्समैन ने। एक्समैन लिखता है कि मुझे कभी भी पकड़ा नहीं गया और ना ही कभी भी पकड़ा जाएगा। मुझे कभी भी देखा नहीं गया और ना ही कभी भी देखा जाएगा, क्योंकि मैं इनविजिबल हूं। मैं एक इंसान नहीं हूं, मैं एक डीमन हूं और मैं नर्क से आया हूं। तुम्हारे शहर के लोग मुझे एक्समैन के नाम से जानते हैं। मैं जब चाहूं किसी न किसी को अपना शिकार बना सकता हूं और सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कौन हो सकता है, और मैं अपने ब्लडी एक्स के अलावा कोई भी क्लू नहीं छोड़ता। और वो एक्स उन लोगों के खून से लथपथ होता है जिनको मैंने ऊपर भेजा हुआ था। पुलिस वालों को कह दो कि वो मुझे और नाराज ना करें, क्योंकि उनकी स्टूपिडिटी मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो लोग मुझे नहीं समझ सकते और ना ही मुझे समझने की किसी भी तरीके की कोशिश करें। तुम शहर वाले मुझे एक भयानक कातिल समझते हो, और सच्चाई ये है कि मैं वो हूं। मैं जब चाहूं किसी का भी सफाया कर सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारे शहर के सबसे मजबूत और अमीर आदमी को भी मैं तुरंत जान से मार सकता हूं, क्योंकि मैं एंजल ऑफ डेथ के साथ क्लोज रिलेशनशिप में हूं। अब ध्यान से सुनो। ट्यूसडे रात को 12:15 पर मैं न्यू ऑरलियंस से गुजरूंगा। मुझे जैज म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और मैं चाहता हूं कि पूरे शहर में हर एक घर में जैज बैंड यानी जैज म्यूजिक बजना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा शहर यानी न्यू ऑरलियंस के सभी निवासी अगर ऐसा करेंगे तो उस रात कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी को भी अपना विक्टिम नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो लोग ट्यूसडे की रात को जैज म्यूजिक नहीं बजाएंगे वो रात उनकी आखिरी रात होगी। अपने न्यूज़पेपर में मेरा ये छोटा सा मैसेज चुपचाप पब्लिश कर दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मैं था, हूं और रहूंगा इस दुनिया का सबसे भयानक दैत्य। अब एक्समैन की इस भयानक लेटर के बाद पूरा शहर दहशत में आ जाता है। वो ऑलरेडी दहशत में थे और उन लोगों का डर और ज्यादा बढ़ रहा था हर एक दिन। अब 19 मार्च साल 1919 को पूरे न्यू ऑरलियंस में सभी स्ट्रीट्स पर एक अजीब सा माहौल था। हर जगह बस जैज म्यूजिक ही बज रहा था। डांस हॉल्स लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रोफेशनल रात भर पार्टी कर रहे थे और पार्टी में सिर्फ जैज म्यूजिक ही बजा रहे थे। अब वो लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर कुछ एंजॉय कर रहे हो, बस इसलिए कि वो दुआ कर रहे थे कि उस रात एक्समैन उनके पास ना आ जाए। और उनकी किस्मत अच्छी थी, उस रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो रात बिना किसी भी खून खराबे के गुजर जाती है। अब एक बार फिर से एक्समैन की दहशत से कुछ दिनों के लिए, महज कुछ महीनों के लिए लोगों को राहत मिल जाती है। लेकिन मैंने बोला ना, सिर्फ कुछ महीनों के लिए। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं 10 अगस्त साल 1919 को। एक्समैन ने एक और विक्टिम को
निशाना बनाया। इस बार उनका नाम था स्टीव बोका। वो एक ग्रॉसर थे जो अपने बिस्तर पर सो रहे थे जब एक्समैन ने उनके ऊपर वार किया था। जब स्टीव साहब की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक डरावना फिगर उनके ऊपर खड़ा था और कुल्हाड़ी लेकर लगातार उनके ऊपर वार कर रहा था। बिल्कुल पहले की ही तरह एक्समैन घर के पीछे के दरवाजे से एक बार फिर से उसे तोड़कर घर के अंदर घुसा था। अब स्टीव के सर पे गहरे निशान थे, यानी उन्हें गहरी चोटें लगी थी। इसके बावजूद जैसे तैसे वो हिम्मत करके अपने नेबर फ्रैंक के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर तुरंत ही वो बेहोश हो जाते हैं। अब एक्समैन का डर लोगों के अंदर इतना ज्यादा भर गया था कि रातों में लोगों ने सोना ही बंद कर दिया था। वो पूरे टाइम डरे रहते थे कि कब वो साला एक्समैन आ जाएगा और उनको जान से मार देगा। अब लगभग 1 महीने बाद 3 सितंबर साल 1919 को 19 साल की सरा लोमन के ऊपर एक्समैन ने अटैक कर दिया था। सरा लोमन अपने घर में अकेले रहा करती थी और उस दिन उनके पड़ोसियों ने ही उनको उनके बिस्तर पे बेहोशी की हालत में देखा था। उनका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और वैसे ही जैसा पहले लोगों के साथ होता आ रहा था, इस बार भी उनके सिर पे वार किया गया था। एक्समैन ने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि इस बार उनके बहुत सारे दांत भी टूट गए थे। जब पड़ोसी अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो एक बार फिर से एक खून से लथपथ एक्स उनको फ्रंट लॉन पर ही मिल जाती है। अब किस्मत अच्छी थी सरा की, वो इस अटैक से जिंदा तो बच जाती हैं, लेकिन उनको भी कुछ याद नहीं था। और ये चीज एक्समैन की किलिंग्स में यानी एक्समैन की अटैक्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। जब जब एक्समैन लोगों पे अटैक करता था उन लोगों को कुछ याद नहीं रहता था और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 27 अक्टूबर साल 1919 को एक्समैन ने एक और मर्डर किया और ये मर्डर किया माइक पेपिटोन का, जो कि एक हार्ड वर्किंग फैमिली मैन थे और उनको एक्समैन ने उनके घर में ही मार दिया था। जब माइक की वाइफ उसके पास पहुंची तो उन्होंने एक बड़े से आदमी और डरावने से आदमी को एक्स लेकर भागते हुए देखा था। रूम पूरे तरीके से खून से लथपथ हो गया था। अब माइक की वाइफ भी उस कातिल की यानी एक्समैन की अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं बता पाती हैं। अब माइक तो मर गए और पीछे रह गई उनकी वाइफ और उनका एक बेटा। और इसके बाद वो हुआ अचानक से ही जिसकी उम्मीद न्यू ऑरलियंस के लोगों ने जैसे छोड़ ही दी थी। एक्समैन गायब हो जाता है। अब सच्चाई तो ये है कि जितने भी रिसोर्सेस पुलिस वालों के पास थे उसके हिसाब से पुलिस वालों ने बहुत मेहनत करी और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी। इसके बावजूद भी वो लोग कभी भी एक्समैन को नहीं पकड़ पाए और एक्समैन की आइडेंटिटी आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि न्यू ऑरलियंस के एक्समैन की मिस्ट्री इतनी ज्यादा फेमस है कि आज तक लोग इस मिस्ट्री की वजह से दहशत में रहते हैं। चाहे वो एक्स हो, चाहे वो लेटर्स, ये सारी चीजें हमेशा लोगों को डराती रहती हैं। कभी भी किसी को एक्समैन का असली मोटिव समझ ही नहीं आया। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि एक्समैन औरतों पे ज्यादा वार किया करता था और सिर्फ उन लोगों को मारता था जो कि औरतों के बीच में उसको मारने से रोका करते थे। मतलब एक्समैन जब किसी औरत पे अटैक कर रहा होता है तो कोई आदमी उनको बचाने अगर आता है तो एक्समैन औरत को छोड़कर उस आदमी को वहीं तुरंत एक्स से मार देता है। अब ऐसा बोला हुआ है बहुत सारे ट्रू क्राइम रिसर्चर्स ने, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है। मैं भले ये मान लेता हूँ कि पहले एक्समैन औरतों को ही अपना शिकार बनाया करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदमियों को भी पहले मारा करता था, जैसे कि अपने लास्ट मर्डर में ही उसने माइक को मार दिया था। जाने से पहले मैं एक चीज की यहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, जिसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को पहले बारे में बता चुका हूँ कि एक्समैन कोई भी उसके बारे में सही तरीके से डिस्क्रिप्शन कैसे नहीं दे पाया, जबकि ये सारी हत्याएं लगभग 1.5 साल तक चलती आई। उसने इतने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों को बुरे तरीके से इंजर्ड किया, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान सही तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बता पाया। अगर किसी ने बताई तो आधी अधूरी बताई। इसलिए ये चीज़ पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। अब एक थ्योरी ये भी बोलती है कि ये सारे जितने भी अटैक्स हुए उसमें से ज़्यादातर लोग इटालियन इमिग्रेंट्स या फिर इटालियन अमेरिकन्स थे, जिससे शायद ये लोग ये मानते थे कि ये कोई माफिया वर्ल्ड से एक्समैन का लिंकअप हो या कोई माफिया ग्रुप इन लोगों को मरवा रहा हो। क्योंकि इटली में उस जमाने में ये सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम से चलते आ रही थी और उस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। लेकिन वो जैज़ म्यूज़िक का क्या, एक्समैन को जैज़ म्यूज़िक इतना ज़्यादा क्यों पसंद था?
और तो और इतना ज्यादा पसंद कि उसने अपने डंके की चोट पे पूरे शहर में जैज म्यूजिक तो बजवा ही दिया, लेकिन किसी का मर्डर भी नहीं किया। ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्या सच में एक्समैन कोई इंसान था या फिर कोई शैतान, कोई दैत्य या कोई अजीब सी ही चीज, क्या पता एलियन। अब जितनी भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज प्यार से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिसकी मुझे हद से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अब इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी आती रहेगी। शुक्रिया।